अंतिम शिक्षक का परिचय गौतम लंकेश ने बड़े सम्मान से कराया। उन्होंने उन्हें अंत में परिचय दिया, जिससे उनकी ऊंची स्थिति का संकेत मिलता था। ये शिक्षक सिया हैं, जो राक्षसी भगवान परिवर्तन के बारे में सिखाने के लिए जिम्मेदार हैं। मैं सामाजिक अभ्यास का प्रभारी हूं और मेयर पूरी अकादमी की देखरेख करते हैं। तेजस ने सभी शिक्षकों का बारी बारी से अभिवादन किया। उनमें से जिसने उस पर सबसे गहरी छाप छोड़ी वह था विनम्र बुजुर्ग व्यक्ति सिया। सिया की उम्र लगभग 50 या 60 के बीच थी। वह थोड़ा झुके हुए थे, बहुत लंबा नहीं थे, बाल सफेद हो रहे थे और उनके चेहरे पर हमेशा एक सौम्य मुस्कान रहती थी। वह मिलनसार और स्नेही लग रहे थे। जब गौतम लंकेश ने उनका परिचय कराया तो लगभग सभी छात्र मुस्कुरा उठे। स्पष्टतः उन पर इस शिक्षक की बहुत अच्छी छाप थी। तेजस के लिए जो बात सिया को सबसे अलग बनाती थी वह ये थी कि इन शिक्षकों में से सिर्फ सिया ने ही तेजस की दिव्य चेतना को जगाया था। तेजस अच्छी तरह समझता था कि उसकी दिव्य चेतना पर असर पड़ने का क्या मतलब है। अगर सच में मुक्त हो जाए तो उसकी दिव्य चेतना का यह अवशेष उसे एक पल में अपार शक्ति के साथ उभरने की अनुमति दे सकता है। तेजस खुद नहीं जानता था कि यह कितना शक्तिशाली हो सकता है, क्योंकि उसने स्पष्ट रूप से पुनर्जन्म लेने के लिए एक देवराजा के रूप में अपनी साधना को कभी नहीं छोड़ा था। लेकिन उसकी दिव्य चेतना की हलचल ने उसे बहुत स्पष्ट रूप से संकेत दिया कि सिया उससे बहुत अधिक शक्तिशाली थे। यहां तक कि मेयर, जिनकी साधना 9वीं क्रम की थी, का सामना करते समय भी उसे ऐसा नहीं लगा था। इसका मतलब था कि सिया शायद मेयर से भी ज्यादा ताकतवर थे। भगवान स्तर का गुरु, क्या वह पहले ही भगवान स्तर पर पहुंच चुके हैं? तेजस को यह सोचकर झटका लगा, लेकिन उसने अपनी आंतरिक घबराहट को चेहरे पर नहीं आने दिया। गौतम लंकेश मुस्कुराए और बोले, तेजस, तुम अपना परिचय सभी से क्यों नहीं देते? तेजस ने उत्तर दिया, मैं तेजस हूं। मेरा राक्षसी देव परिवर्तन पवन भेड़िया परिवर्तन है और मेरी क्षमता पवन ब्लेड है। मैं 4थे क्रम पर हूं। जैसे ही तेजस ने 4थे क्रम पर होने का उल्लेख किया, छात्रों के बीच हलचल मच गई। आखिरकार तेजस सभी अन्य छात्रों से छोटा दिख रहा था, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उसकी साधना इतनी अधिक थी? पवन भेड़िया परिवर्तन को भी एक शक्तिशाली राक्षसी भगवान परिवर्तन नहीं माना जाता था। गौतम लंकेश, जो उसकी स्थिति से पूरी तरह वाकिफ थे, ने सिर हिलाया और कहा, मैं अभी आप सभी का परिचय नहीं दूंगा। आप बाद में एक दूसरे से बात कर सकते हैं। तेजस, चूंकि तुम आज नए हो, इसलिए एक दिन आराम करो और कल से आधिकारिक तौर पर कक्षाओं में शामिल हो जाओगे। दीपक भट्ट, गौतम लंकेश ने आवाज लगाई और तुरंत एक दुबला पतला किशोर दौड़ता हुआ आया। यहां, गौतम लंकेश ने उसे देखते हुए कहा, तुम तेजस को ले जाओ और उसे बसने में मदद करो। उसे अकादमी का संक्षिप्त परिचय दो और उसे पूर्व दिशा में 3रे कमरे में रहने दो। दीपक भट्ट ने हल्की ईर्ष्या से कहा, उसे अपना कमरा मिल गया? 3रा पूर्वी कमरा अभी भी खाली है। कम बोलो, गौतम लंकेश ने उसे डांटते हुए कहा। दीपक भट्ट ने अपनी जीभ छिड़ाते हुए बाहर निकाली और बोला, ठीक है, इसे मुझ पर छोड़ दो। तेजस, चलो, मैं तुम्हें छात्रावास में ले चलता हूं। धन्यवाद। तेजस ने दीपक भट्ट के पीछे चलते हुए जवाब दिया। वह अपने ऊपर छात्रों और शिक्षकों की उत्सुक निगाहों को महसूस कर सकता था। उसने यह भी समझा कि यहाँ के छात्र असाधारण क्षमताओं से भरे हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यहाँ का माहौल विंडवुल्फ टाउन की तुलना में कहीं अधिक जीवंत था, जो उसे अपने पिछले जीवन की मानवीय दुनिया का एहसास दिलाता था। रिडेम्पशन सोसाइटी के बारे में तेजस की प्रारंभिक धारणा सकारात्मक थी, हालांकि उसे अभी भी यह नहीं पता था कि संगठन वास्तव में क्या करता है। दीपक भट्ट ने तेजस को पूर्व दिशा में ले जाते हुए अपनेपन से कहा, तेजस, टीचर गौतम लंकेश तुम्हारे साथ बहुत अच्छे हैं। हम सब यहाँ कमरे साझा करते हैं, लेकिन तुम्हें अपना खुद का कमरा मिलेगा। अपना खुद का कमरा होना बहुत बढ़िया होता है, तुम्हारा अपना निजी स्थान। काश मेरा भी अपना कमरा होता। तेजस ने बिना कुछ कहे बस मुस्कुरा दिया। अपना कमरा होने की संभावना शायद अभय राव की योजना का हिस्सा थी, जो रहस्यमय स्वर्ग तकनीक की अपनी साधना को छुपाने में मदद करेगा। अकेले रहना बेहतर था, इससे जो भी करना होता वह आसान हो जाता। हालांकि यहाँ होने के कारण चुपके से बाहर निकलना अब मुश्किल होगा, कम से कम अभी के लिए। यहाँ के शिक्षक आदित्य राज जैसे नहीं थे। उनकी नज़रों से बचकर बाहर निकलना लगभग असंभव काम था, जब तक कि उसे कोई और उच्च क्रम की रक्तरेखा की छाप न मिल जाए जो उसे छिपने की क्षमता प्रदान करती हो। उसे बाहर जाने से पहले अनुमति मांगनी होगी।
कमरा बहुत बड़ा था। ये सिर्फ एक बेडरूम नहीं था, बल्कि इसमें लगभग 20 वर्ग मीटर का एक लिविंग रूम और एक निजी बाथरूम भी था। कुल मिलाकर ये लगभग 60 या 70 वर्ग मीटर का था और बहुत विशाल लग रहा था, भले ही ये पूरी तरह से सुसज्जित था। तेजस के लिए, जिसने इस दुनिया में अपना जीवन एक गुलाम के रूप में शुरू किया था, यह निश्चित रूप से एक विलासिता थी। दीपक भट्ट मुस्कुराते हुए बोले, मैं तुम्हें बाद में कुछ जरूरी सामान खरीदने के लिए ले जाऊंगा, फिर तुम यहाँ आराम से रह सकते हो। तेजस ने जवाब दिया, आपकी परेशानी के लिए धन्यवाद। दीपक भट्ट हंसे, है इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है, हम सब अब से एक बड़ा परिवार बनने जा रहे हैं। वैसे क्या तुम जानते हो कि मेरा राक्षसी भगवान परिवर्तन क्या है? तेजस ने अचंभित होकर सिर हिलाया। मेरी आंखों में देखो, दीपक भट्ट ने अचानक कहा। अचानक तेजस ने दीपक की ओर देखा। जैसे ही उनकी नजरें मिलीं, उसने दीपक भट्ट की आंखों में एक चमकीला सफेद प्रभामंडल देखा, जिसके बीच से रोशनी के हल्के छल्ले बाहर की ओर फैल रहे थे। उस क्षण तेजस को हल्का चक्कर आया, लेकिन उसकी आध्यात्मिक शक्ति के भीतर दिव्य चेतना की एक किरण थी। लगभग तुरंत ही उसकी आंखों से बैंगनी प्रकाश का एक विस्फोट हुआ। बैंगनी दानव आंखों ने स्वतः प्रतिक्रिया दी। जैसे ही बैंगनी चमक दिखाई दी, दीपक भट्ट को ऐसा लगा जैसे बिजली की लहर उसके शरीर में उतर आई हो। वह चीखा, लड़खड़ाते हुए 2 कदम पीछे हटा और जमीन पर गिर पड़ा। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि तेजस भी इसके लिए तैयार नहीं था। दीपक भट्ट की चीख इतनी तेज थी कि वह चौंक गया। दरवाजा तुरंत खुला और एक आकृति हवा की तरह तेजी से अंदर आई। क्या हुआ? एक तीखी आवाज गूंजी। तेजस को अचानक ठंड का एहसास हुआ, मानो उसके आसपास की हवा जम गई हो। बर्फ की विशेषता वाला राक्षसी भगवान का रूपांतरण, यह पहला विचार था जो उसके दिमाग में आया। इस समय दीपक भट्ट अपनी आंखों पर हाथ रखे जमीन पर लौट रहे थे। जो व्यक्ति अंदर आया था वह मोहन युवराज थे। उन्होंने दीपक भट्ट को जमीन पर लौटते हुए देखा और तेजस कुछ हतप्रभ सा खड़ा था। बिना कोई सवाल किए वह नीचे बैठ गई और एक हाथ से दीपक भट्ट को अपने सामने खींच लिया। उनके दूसरे हाथ से एक ठंडी ऊर्जा धीरे धीरे दीपक भट्ट के चेहरे पर प्रवाहित हुई, जिससे वह कांप उठा लेकिन शांति महसूस करने लगा। इस बीच अन्य शिक्षक और छात्र भी वहां पहुंच गए। तेजस ने हैरानी से कहा, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं जानता हूं कि उनका राक्षसी भगवान परिवर्तन क्या है, और मैंने कहा नहीं। फिर उन्होंने मुझे उनकी आंखों में देखने के लिए कहा। मुझे चक्कर आने लगे और फिर यह सब हुआ। गौतम लंकेश का चेहरा थोड़ा कठोर हो गया। मानसिक प्रतिक्रिया? अब तक दीपक भट्ट कुछ हद तक स्थिर हो गए थे, हालांकि वह अभी भी थोड़ा हिल रहे थे और स्पष्ट बातें कर रहे थे। गौतम लंकेश ने मोहन युवराज से कहा, उसे आराम करने के लिए ले जाओ। वह हमेशा अपनी शक्ति का दिखावा करता है और दूसरों के काम में दखल देने की कोशिश करता है। यह उसके लिए एक सबक होना चाहिए। फिर वह तेजस की ओर मुड़ा और समझाने लगे, दीपक भट्ट का राक्षसी देव परिवर्तन सेलेस्टियल फॉक्स नामक राक्षस कबीले की एक बहुत ही खास विरासत से आता है। सेलेस्टियल फॉक्स कबीला युद्ध में बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन वे लोमड़ी राक्षसों का शाही परिवार हैं। उनके पास सेलेस्टियल फॉक्स विजन की क्षमता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वे स्वर्ग और पृथ्वी के रहस्यों को जानने में सक्षम हैं। डेमन किंगमन महाद्वीप के पैतृक दरबार में एक उच्च स्थान रखता है और उसे 2 महान भविष्यवक्ताओं में से एक माना जाता है। बेशक दीपक भट्ट की सेलेस्टियल फॉक्स विजन अभी पूरी तरह से विकसित नहीं है। वह इसका उपयोग दूसरों की क्षमताओं को परखने के लिए कर सकता है, लेकिन उसका अपना दिल स्थिर और पर्याप्त मजबूत नहीं है। वह आपसे आध्यात्मिक शक्ति में कमजोर होगा, इसलिए जब उसने आपको परखने की कोशिश की तो उसे पीछे हटना पड़ा। कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए,